एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टैंडर्ड 12 का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था फिनॉल के कौन से रिएक्शंस थे, आई मीन टू से कि फिनॉल के कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे, वो सारे के सारे हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देख लिए थे। और उसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल्स के रिएक्शंस देखे थे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग मूव करेंगे अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। रिएक्शंस दोनों के देख लिए, अल्कोहल के भी देख लिए, फिनॉल के भी देख लिए। अब रिएक्शन तो हो गए भाई, अब देखने का है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। चलिए देखते हैं कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हमको स्टडी करना है, जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो अल्कोहल और फिनॉल की होती है। तो एक बार मैं छोटा सा चार्ट बना देती हूँ, जिससे आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है अल्कोहल्स और फिनॉल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की, वो टोटल 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट वाला टाइप होता है वो होता है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो आपका फर्स्ट टाइप होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है, एक बार अगर चार्ट ड्रॉ कर लिया तो उससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हमको डिस्कस करनी है। अगर ये चीज़ पता चल जाए ना, फिर तो प्रॉपर्टीज़ एकदम इजीली डिस्कस हो जाती है। चलिए देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है जो आपको डिस्कस करना है, वो है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट भी आपको डिस्कस करना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी बॉइलिंग पॉइंट, उसको भी आपको डिस्कस करना है। और फोर्थ जो कि लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल और फिनॉल की, वो है आपकी सोल्यूबिलिटी। तो इन शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हमको डिस्कस करनी है वो टोटल 4 है। पहली नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सेकंड है फिजिकल स्टेट, थर्ड है आपका बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ है आपका सोल्यूबिलिटी। अब हम लोग ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि बिल्कुल नोट्स आपको इसी फॉर्म में बनाने। ले भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने चार्ट तो ड्रॉ कर लिया, अब हम लोग मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ। जैसे कि चार्ट में अगर देखते हो तो फर्स्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो हम लोग डिस्कस भी किसको करेंगे, ऑफ कोर्स नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। चलिए भाई देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान से देखते हो अल्कोहल्स को और फिनॉल्स को, ठीक है, सपोज अगर मैं बात कर रही हूँ अल्कोहल्स की, तो जो भी आपका अल्कोहल है उसका फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ फिनॉल की, तो फिनॉल का भी फॉर्मूला क्या होता है, R के जगह पे आती है फिनिल रिंग, O और H। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नोटिस किया क्या? देखने के बाद तो ऐसा लगता है नहीं ना मैम, ये अल्कोहल तो अलग है, ये फिनॉल तो अलग है। नहीं भाई, यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा है जो अल्कोहल में भी सेम है, जो फिनॉल में भी सेम है। यस, वो ग्रुप जो है वो है आपका ये वाला OH ग्रुप। मतलब ये आपने ऑब्जर्व ये किया कि होगा भाई अल्कोहल अलग, होगा भाई फिनॉल भी अलग, लेकिन आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि अल्कोहल के अंदर में भी होता है OH ग्रुप और फिनॉल के अंदर में भी क्या होता है, OH ग्रुप। यही इनकी सिमिलैरिटी है। अब देखो क्या होगा, दिमाग में बड़ा क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाओ या ऑक्सीजन के ऊपर। याद रखना भाई, ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप लोग ये बता दो, अगर एक है माइनस, तो उसके बाद में जो आएगा, उसके बाजू वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, उसका उल्टा। माइनस का उल्टा क्या होता है भाई, प्लस होता है। माइनस का उल्टा क्या होता है भाई, प्लस होता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका OH ग्रुप है ना, जो भी आपका OH ग्रुप है इज ऑफ पोलर नेचर। OH ग्रुप जो है भाई उसका नेचर पोलर है। कुछ लोग बोलेंगे कैसे क्या पोलर, देखो भाई यहाँ पे भी OH ग्रुप में आपको 2 पोल्स दिख रहे हैं,
नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया पोलर। यहाँ पे भी आपको OH ग्रुप में 2 पोल्स दिख रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हो गया ना भाई पोलर, समझे या नहीं समझे? तो OH ग्रुप हो गया आपके पोलर नेचर का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो ज़रा ध्यान देना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग ये ऑब्जर्व करोगे भाई कि जो भी आपका अल्कोहल होता है और जो भी आपका फिनॉल होता है, इन अल्कोहल एंड फिनॉल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल और फिनॉल में जो भी आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं वही भाई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेंगी ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे भाई। सबसे पहले मैं एक अल्कोहल को ड्रॉ करूंगी, लेट अस से ये है मेरा ROH। अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ये तो अल्कोहल है ही नहीं, नहीं भाई नहीं, इधर देखो ROH, भले मैंने उसको आड़ा टेढ़ा लिखा लेकिन है तो अल्कोहल ही ना भाई, समझ गए ना। फिनॉल को भी हम लोग लिखेंगे, ये है आपकी बेंजीन रिंग, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका H। कुछ लोग बोलेंगे ये फिनॉल नहीं है, नहीं भाई नहीं, फिनिल रिंग है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, वही तो चीज़ है भाई। चलिए इधर आ जाएंगे, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी भाई एक पानी को, यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाली हूँ एक पानी को, ठीक है भाई। यहाँ पे भी हम लोग ड्रॉ करेंगे एक पानी को। अब देखो क्या होगा, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी भाई, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में होंगी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कुछ लोग सोचेंगे क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये वाला इसका ऑक्सीजन और ये वाला इसका हाइड्रोजन? बिल्कुल हो सकता है भाई, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये ड्रॉ किया तो आप भी यही ड्रॉ करेंगे। आप ये ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन के साथ में भी ड्रॉ कर सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई, क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से थोड़ी देखा है कि सच में ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है भाई, ये सब तो हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि जो भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है अल्कोहल और फिनॉल के अंदर में, वो ये होता है कि अल्कोहल्स में भी OH ग्रुप होता है, फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया कि OH ग्रुप जो है वो पोलर नेचर का है। और सेकेंड थिंग ये है कि जो भी अल्कोहल और फिनॉल है वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीजन या अल्कोहल का हाइड्रोजन वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, मतलब ही आपका जो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है अल्कोहल में और फिनॉल में वो क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, अगर पेपर में आ गया ना, डायग्राम से भी आपको रिप्रेजेंटेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम अगर दे दिया तो एग्जामिनर देखेगा भी नहीं कि आपने क्या लिखा है, वो समझेगा नहीं भाई नहीं, स्टूडेंट बड़ा टैलेंटेड है। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तो देख लिया, अब हम लोग देखने वाले हैं आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, वो है फिजिकल स्टेट। चलिए देखते हैं फिजिकल स्टेट को ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। अब है नेक्स्ट भाई आपका फिजिकल स्टेट। ज़रा ध्यान देना, सारे के सारे इधर देखेंगे, बस इधर देखते जाओ, सब कुछ समझ जाएगा, सब कुछ, ठीक है। इधर ध्यान दो बस भाई, इधर ही देखो, देखते जाओ। देखो फिजिकल स्टेट ये कहता है कि अगर मैं बात करती हूँ अल्कोहल की, अगर मैं बात करती हूँ अल्कोहल की, एक बात हमेशा याद रखना भाई, एक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर आप एक्सप्लेन करते हो या पेपर में कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आपको अल्कोहल और फिनॉल दोनों का रेफरेंस देके बताना है, ठीक है। चलिए, जो भी आपका अल्कोहल होता है, सब लोगों ने अल्कोहल को देखा है, टेस्ट भले नहीं किया हो लेकिन देखा था होगा अल्कोहल को। तो अल्कोहल लिक्विड स्टेट में होता है या सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस में होता है। अरे भाई अल्कोहल कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सबको पता है। और कैसा होता है, उसका कोई कलर होता है क्या, वाइट कलर का, रेड कलर का? नहीं भाई, कलरलेस होता है अल्कोहल, पानी जैसा होता है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कलरलेस लिक्विड। अल्कोहल तो भाई कलरलेस लिक्विड होता है। अब ज़रा ये मुझे बता दो, कलरलेस लिक्विड तो है, अल्कोहल का स्मेल कैसा आता है? अल्कोहल का स्मेल कैसे आता है भाई, उसका ऑर्डर कैसे आता है? अल्कोहल के जैसा ही तो आता है भाई। अल्कोहल का स्मेल किसके जैसा आएगा, अल्कोहल के जैसा आएगा। तो क्या लिखेंगे, अल्कोहलिक ऑर्डर, अल्कोहलिक ऑर्डर। याद रखने का तरीका ये है कि आप लोगों ने अल्कोहलिक वाला सॉन्ग सुना है ना,
हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ। तो बिल्कुल वही वाली चीज़ याद रखना है, अल्कोहलिक ऑर्डर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल जो होता है भाई वो भी तो लिक्विड होता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जब घर में पोछा मारते हैं, हाउस क्लीनिंग करते हैं, तो वो लोग फिनॉल का यूज़ करते हैं, राइट। तो जो भी आपका फिनॉल होता है वो भी एक कलरलेस लिक्विड होता है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा फिनॉल कलरलेस कहाँ से हुआ भाई, वो तो ब्राउन कलर का होता है, वो प्योर नहीं होता है। प्योर फिनॉल आपका कलरलेस होता है। अब आप लोग ही मुझे बता दो भाई, अल्कोहल का स्मेल है अल्कोहलिक, फिनॉल का स्मेल क्या रहेगा, फिनॉलिक। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फिनॉलिक ऑर्डर, फिनॉलिक ऑर्डर। फिनॉलिक को आप कार्बोलिक भी बोल सकते हो। याद रखना है इस चीज़ को कि फिनॉल का एक और नाम है आपका कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड आपका एक और नाम है भाई फिनॉल का। अब क्या होगा, पेपर में अगर कोई भी फिनॉल की रिएक्शन आ गई, वो आपको ये नहीं पूछेगा एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल या एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ फिनॉल, वो आपको हमेशा कार्बोलिक एसिड पूछता है। पिछले 15 सालों में जितने पेपर मैंने देखे उसमें से हार्डली एक आध साल के पेपर में उसने फिनॉल वर्ड यूज़ किया है, बाकी हर साल वो कार्बोलिक एसिड ही बोलता है। जो बच्चों को फिनॉल की रिएक्शंस तो आती है, बहुत सारे बच्चे सबको फिनॉल की रिएक्शन आती है, लेकिन आधे से ज़्यादा पब्लिक को यही नहीं पता होता है कि फिनॉल मतलब कार्बोलिक एसिड है। और एग्जामिनर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो स्टूडेंट्स के साथ हर साल गेम खेलता है और पता है क्या लिखता है, कार्बोलिक एसिड। सारे के सारे ऐसे शॉक हो जाते हैं, हे भगवान ये कहाँ से आ गया। समझ गए ना, फिनॉल मतलब ही कार्बोलिक एसिड होता है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे के पार्ट की तरफ। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो जो भी आपकी थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई वो है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ लोग सोचेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या कुछ नया है, अरे भाई कुछ नया नहीं है। जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था ना हैलोजन डेरिवेटिव्स में, बिल्कुल वही वाला ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का रहेगा। इस चैप्टर में भी वही ऑर्डर है, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी वही ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट का, नेक्स्ट चैप्टर अमीन में भी वही ऑर्डर है। मतलब ये वाला जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये चलते रहेगा, बस एक बार याद कर लो। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो आपका ऑर्डर होता है भाई, जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई मॉलिक्यूलर मास को। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। याद करो भाई, याद करो, याद करो। चैप्टर नंबर 10 में भी तो यही ऑर्डर बताया था, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। इस चीज़ को रट्टा मारने से अच्छा है कि क्वेश्चंस किए जाए, तब जाके कंसेप्ट और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं उस पार्ट को। सपोज अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया, लेट अस से CH3OH, CH3 CH2OH। नेक्स्ट मैंने लिया है आपका, और थर्ड लिया है ये वाला CH3 CH2 CH2OH, ठीक है भाई। अब मुझे बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका रहेगा। मुझे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। देखो भाई देखो, यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं, यहाँ पे आपका कार्बन एक ही है, एक, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास कम है। यहाँ पे आपके कार्बन दो दो है भाई, दो दो, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास इससे ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता है। यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, मतलब मॉलिक्यूलर मास कैसा है, कम। यहाँ पे तो आपके दो दो कार्बन है भाई, दो दो कार्बन, मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। अब तीसरी थिंग सुनो, तीसरी थिंग, यहाँ पे तो भाई आपके तीन तीन कार्बन है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, जब आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो जो भी आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं इंक्रीज तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है भाई, मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज होता है। और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर मास है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अगर मॉलिक्यूलर मास है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा रहेगा भाई, ज़्यादा। लेफ़्ट टू राइट जाने से मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा भाई, इंक्रीज ही तो होगा।
तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा। समझ गए ना? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर ये बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है भाई? इंक्रीज होता है। समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बुक में जो एग्जाम्पल है उसको लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवा रही हूँ। अगर आप MHT CET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इधर देखेंगे सारे के सारे। अब देखो जरा, इधर देखना, इधर। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को गिनते हो। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3। कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन है, 3। यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं? 3। अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसके केस में तो बड़ा आसान था बॉइलिंग पॉइंट बताना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम है ज़्यादा, उसका मॉलिक्यूलर मास भी है ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी है ज़्यादा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना भाई इसकी, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, भाई कि यहाँ पे तो आपके कार्बन है 3, लेकिन यहाँ पे भी तो आपके कार्बन 3 ही है भाई। दोनों तरफ कार्बन कितने हैं? 3 है। दोनों तरफ आपके कार्बन है 3। अब बताओ कैसे निकाले भाई? नंबर ऑफ कार्बन एटम तो दोनों तरफ सेम है, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम रहेगा। अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो आप किसको देखेंगे? तब तो आप ब्रांचिंग को ही देखेंगे ना भाई, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम है सेम, मॉलिक्यूलर मास भी कैसा रहेगा? सेम। अगर मॉलिक्यूलर मास है सेम तो किसको देखेंगे? ब्रांचिंग को। चलिए भाई देखो, क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है? नहीं भाई, ये तो सीधी लाइन है, कहाँ कोई ब्रांच है भाई? लेकिन जरा यहाँ देखो, ये सीधी लाइन तो है लेकिन एक ब्रांचिंग भी तो है भाई। यहाँ पे तो एक सीधी लाइन है, लेकिन यहाँ पे एक सीधी लाइन के अलावा एक ब्रांच भी तो है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांचिंग है। और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कम, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा इससे, क्योंकि इसमें क्या है? इसमें आपकी ब्रांचिंग है। फिर से देखो भाई, मुझे पता है आधे लोगों का बल्ब नहीं जला। इधर देखो, बस इधर, ये दोनों का आपने देखा, यहाँ पे भी 3 कार्बन थे, यहाँ पे भी 3 ही कार्बन थे, मतलब इनका मॉलिक्यूलर मास सेम है। तो आप मॉलिक्यूलर मास को देख के नहीं बता सकते। फिर आपने ब्रांचिंग को देखा, भाई यहाँ पे तो एक ब्रांच भी है, यहाँ पे तो कोई ब्रांच नहीं है, बट यहाँ पे तो एक ब्रांच है। और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग को, मतलब जिसके अंदर में ब्रांचिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका ज़्यादा है। समझे या नहीं समझे भाई? लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका प्रॉब्लम 11.3, वो आपको दे रखा है पेज नंबर 241 पर। चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम 11.3 को, जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 241 पर। बड़ा मस्त प्रॉब्लम है और ये पूरा का पूरा इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। देखे भाई, चलिए देखते हैं इस पार्ट को। एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन जो है आपका उसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड लिख देती, क्योंकि वो ट्रेंड हमको काम में आने वाला है। चलिए, प्रॉब्लम 11.3, यहाँ पे आपको बोल रखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है भाई, क्या बोल रखा है? एन ब्यूटिल अल्कोहल। सब समझा के दीजिए, थोड़ा सा वेट करो। ये है आपका एन ब्यूटिल अल्कोहल। नेक्स्ट आपको दे रखा है भाई आइसो ब्यूटिल अल्कोहल। नेक्स्ट आपको दे रखा है आइसो ब्यूटिल अल्कोहल।
थर्ड आपको दे रखा है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। और फोर्थ आपको दे रखा है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे वाले, बड़ा मस्त क्वेश्चन है भाई, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। ये है आपका टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। चलिए भाई इधर देखना, बस इधर देखो। क्वेश्चन में आपको जो डेटा दे रखा है, क्वेश्चन में जो आपको डेटा दे रखा है भाई उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन का डेटा ये दे रखा है आपको, एन ब्यूटिल अल्कोहल का वैल्यू दे रखा है 118 डिग्री सेल्सियस। ये है आपके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू, 118 डिग्री सेल्सियस ये है आपके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू एन ब्यूटिल अल्कोहल का। उसके बाद में है आइसो ब्यूटिल अल्कोहल का है 108 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। उसके बाद में आपको दे रखा है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल का डेटा दे रखा है आपको 99 डिग्री सेल्सियस, और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का आपको वैल्यू दे रखा है 82 डिग्री सेल्सियस। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये ऐसा कैसा चल रहा है भाई, वो आपको ये पूछना चाहता है कि बताओ भाई रीज़न क्या है। वो आपको ये पूछना चाहता है कि बताओ भाई रीज़न क्या है कि ये बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से वैरी कर रहा है। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सुनो भाई, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है, अगर आपको ये डायग्राम ही ड्रॉ करते नहीं आते तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है ये डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करें। सुनो भाई, मैंने आपको इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 2 बताया था उसमें मैंने आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम बताया था, और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था ये टर्शरी कैसे आता है, सेकेंडरी कैसे आता है, आइसो कैसे आता है, एन कैसे आता है, ये सब सिखा चुकी हूँ भाई मैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक बार जाइए और पार्ट नंबर 2 को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना, बड़ा मजा आएगा करने में। और ये स्ट्रक्चर्स तो आप यू ड्रॉ कर सकते हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा भाई कि आप लोग सबसे पहले कार्बन एटम को गिनते हैं। गिनो भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है भाई इधर में, 4 कार्बन। इधर गिनो बड़ा, 1 2 3 4, इधर भी 4 कार्बन। अरे बाप रे, इधर देखो 1 2 3 4, अरे बाप रे, इधर भी 4 कार्बन एटम है। और लास्ट वाले को गिनो 1 2 3 4, इधर भी तो 4 ही कार्बन एटम है। अब आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि चारों केसेस में कार्बन एटम कितने हैं, 4। चारों केसेस में अगर कार्बन एटम है सेम और अगर फंक्शनल ग्रुप भी है सेम, तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी कैसा रहेगा, सेम। अब भाई मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो गए, मतलब अब अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तो आप मॉलिक्यूलर मास को देख के नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि चारों केसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम है सेम, चारों केसेस में फंक्शनल ग्रुप OH है सेम, तो चारों केसेस में मॉलिक्यूलर मास भी कैसा है, सेम। तो अब आप देखेंगे ब्रांचिंग को। देखो भाई, क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है? नहीं भाई, यहाँ पे आपकी जो ब्रांचिंग है ना वो 0 है। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ये सीधी लाइन के अलावा यहाँ पे एक ब्रांच भी तो है भाई, ये सीधी लाइन के अलावा यहाँ पे एक ब्रांच भी तो है। मतलब यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग कितनी है भाई, यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग है 1। इधर आ जाओ, इधर। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा भाई, यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये भी ब्रांचिंग 1 है। इधर आ जाओ, यहाँ पे भी आपने ये देखा कि ये है एक सीधी लाइन और ब्रांच यहाँ पे भी कितना है, 1। तो यहाँ पे भी आपके ब्रांचिंग का वैल्यू कितना है, 1 है। इधर आ जाओ, इधर। यहाँ पे ब्रांचिंग कितनी है भाई, ये सीधी लाइन है, ये एक ब्रांच और ये दूसरी ब्रांच। एक तो सीधी लाइन ऐसे जाती है, ये एक ब्रांच, ये सीधी लाइन जा रही है, एक ब्रांच। यहाँ पे एक सीधी लाइन जा रही है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो टोटल ब्रांचिंग कितनी हुई भाई, यहाँ पे आपकी ब्रांचिंग हुई 2। सोचो भाई, ये क्वेश्चन बड़ा मस्त है, ध्यान देना। MST CT में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। अब सुनो, जज करना तो बड़ा आसान है, बट यहाँ पे इसमें भी ब्रांचिंग 1 है, इसमें भी ब्रांचिंग 1 है। अब फिर से गड़बड़ हो गई, दिमाग में क्वेश्चन आता है अब क्या करे, ब्रांचिंग तो दोनों केसेस में 1 आ गई, कैसे करे भाई, कैसे करे। सुनो भाई सुनो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है ये ब्रांचिंग है ना, लेकिन ये कार्बन एटम कैसा है, ये जो आपका कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है आपका प्राइमरी कार्बन एटम। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि OH ग्रुप वाला जो कार्बन है, OH ग्रुप कार्बन इज प्राइमरी। यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा,
यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो भी आपका OH ग्रुप कार्बन है ना, वो कैसा है, वो सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन से 2 कार्बन और अटैच है, मतलब ये वाला OH ग्रुप वाला कार्बन सेकेंडरी है। लेकिन ये वाला OH ग्रुप वाला कार्बन प्राइमरी है, क्योंकि ये वाले OH ग्रुप वाले कार्बन से सिर्फ एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, और यहाँ पे ये वाले OH ग्रुप वाले कार्बन से 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो अब इधर देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई ब्रांचिंग को, मतलब जिसमें ब्रांचिंग रहेगी सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा सबसे कम, जिसमें ब्रांचिंग रहेगी सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा सबसे कम। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा भाई। सबसे कम आपका किसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम रहेगा। अब इन दोनों में बड़ा मुश्किल है जज करना, लेकिन याद रखना ये तो प्राइमरी है और ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी का ज़्यादा रहेगा। इन दोनों में तो भाई पूछने की बात ही नहीं, इसमें तो ब्रांचिंग ही नहीं है सबसे ज़्यादा। तो ये हुआ आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, समझे या नहीं समझे? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम है सेम, फंक्शनल ग्रुप है सेम, मॉलिक्यूलर मास है सेम। अब मॉलिक्यूलर मास को देख के तो नहीं बता सकते भाई, ब्रांचिंग को देखेंगे। ब्रांचिंग जिसमें है सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट है सबसे कम, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो जब ब्रांचिंग सेम हो जाए तो आप देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन को। ये प्राइमरी कार्बन है, इसका ज़्यादा रहेगा, ये सेकेंडरी कार्बन है, इसका कम रहेगा। समझे या नहीं समझे? लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, बॉइलिंग पॉइंट तो हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं आपकी लास्ट वाली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल की तरफ, जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। यस, चलिए देखते हैं फटाफट से सोल्यूबिलिटी को, कि सोल्यूबिलिटी आखिर कैसे होती है अल्कोहल और फिनॉल की। चलिए देखते हैं। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल क्या होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं भाई। इधर देखेंगे, बस सारे के सारे इधर देखो क्या होता है भाई। ज़रा इधर देखना है, कि एग्जाम्पल बता रही हूँ। सपोज मुझे किसी के घर जाना है, सपोज मुझे किसी के घर जाना है, लेटेस्ट से ये किसी का घर है, मेरे दोस्त का घर है, किसी का भी घर हो सकता है। अब क्या मैं इसके घर में, सपोज मुझे इसके घर में जाना है, तो मैं डायरेक्टली जा सकती हूँ क्या इसके घर में? नहीं। आप ही खुद सोचो भाई, आप किसी के भी घर में ऐसे चले जाते कि रैंडमली? नहीं। अगर आपका कोई फ्रेंड उस घर में रहता है या आपके कोई रिलेटिव उस घर में रहते हैं तो आप जाते हो, लेकिन ऐसे रैंडमली किसी के भी घर में चले जाते हो क्या, जिससे आपकी कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है, जिससे आपका मतलब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है? नहीं जाते हम लोग। हमारे रिलेटिव्स के घर में हम लोग जाते हैं, लेकिन तभी जाते हैं क्योंकि वो हमारे रिलेटिव्स है। इन द सेम फैशन अगर आपका कोई फ्रेंड होगा तो आप उसके घर में जा सकते हो, लेकिन ऐसे रैंडमली किसी के भी घर में आप नहीं जा सकते भाई। ठीक है, तो लोग ऐसा ऐसा करके ये कर देते हैं, समझ गए ना? अब सपोज ये किसी का घर है, सपोज मुझे इसके घर में जाना है, तो मैं इसके घर में क्या डायरेक्टली जाऊंगी क्या? नहीं भाई। अगर सपोज मेरा फ्रेंड यहाँ पे रहता है, सपोज मेरी फ्रेंड यहाँ पे रहती है, सपोज अगर मेरी फ्रेंड यहाँ पे रहती है, तभी जाके मैं इसके घर में जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास में फ्रेंडशिप का यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे फ्रेंडशिप का बॉन्ड है, तो भाई मैं इसके घर में आराम से जा सकती हूँ। लेकिन ऐसे रैंडमली मैं किसी के भी घर में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे अगर रिलेटिव्स ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगी। लेकिन हाँ, इसके घर में मैं जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है ना। अगर ये मेरी फ्रेंड है तो मैं इसके घर में आराम से जा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे फ्रेंडशिप का बॉन्ड है। अब जरा इधर देखो, अगर सपोज ये है पानी, अगर सपोज ये है पानी भाई, समझ लो घर है, और ये है आपका अल्कोहल। अब आप ही बताओ, क्या अल्कोहल इस पानी के अंदर में जाने के बाद सोल्यूबल होगा? नहीं। कंडीशन ये है, अगर अल्कोहल इस पानी के साथ में, अगर अल्कोहल इस वाटर के साथ में एक बॉन्ड बना ले, हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना ले, वो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाँ भाई अल्कोहल भी पानी के अंदर में सोल्यूबल हो सकता है। मतलब मैं इसके घर में तभी एंटर हो सकती थी जब हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड था फ्रेंडशिप का। इन द सेम फैशन अल्कोहल पानी के अंदर में तभी एंटर हो सकता है
अल्कोहल पानी के अंदर में तभी सोल्यूबल हो सकता है जब इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड हो, जैसे कि हमारे बीच में फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ गए ना? मतलब भाई कुछ ना कुछ तो बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन उस फ्रेंड के साथ में मेरा फ्रेंडशिप का बॉन्ड होना चाहिए। अल्कोहल जो है वो पानी के अंदर में बिंदास जा सकता है। अल्कोहल जो है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना ले तो समझ रहे हैं ना? चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी को एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपका ये कहना है भाई कि जो भी आपका अल्कोहल होता है और जो भी आपका फिनॉल होता है शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर, शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। मतलब अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं फिनॉल के साथ में, सॉरी वाटर के साथ में। इसीलिए अल्कोहल और फिनॉल आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है भाई, समझे या नहीं समझे? अल्कोहल और फिनॉल पानी के अंदर में सोल्यूबल होते हैं। आप लोगों को तो पता होगा भाई, लोग अल्कोहल को जब लेते हैं ना तो वो डायरेक्टली नहीं लेते, क्योंकि वो पूरे बॉडी को डिहाइड्रेट भी कर सकता है। क्योंकि अल्कोहल जो होता है ना भाई, जस्ट बता रही हूँ साइंटिफिकली है, दिस इज नॉट मतलब जनरली नहीं, साइंटिफिक थिंग है। अगर अल्कोहल को आपने प्योर फॉर्म में ले लिया सपोज, या कोई ले रहा है, तो उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ले ही नहीं सकते, काफ़ी कंसनट्रेटेड होता है ये। तो जो लोग लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्योर अल्कोहल के अंदर में वाटर को ऐड करते हैं। वाटर को ऐड करने से उनकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एडिशन क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल पानी के अंदर में सोल्यूबल होता है, क्योंकि अल्कोहल पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। इसीलिए तो अल्कोहल पानी के अंदर में कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। इसीलिए तो फिनॉल पानी के अंदर में कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। चलिए देखते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म कैसे करता है भाई। चलिए इधर देखेंगे भाई सारे के सारे। सपोज अगर मैंने लिया यहाँ पे अल्कोहल को, लेट अस से भाई ये है मेरा अल्कोहल, लेट अस से ये है भाई मेरा कोई भी अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ फिनॉल को। चलिए भाई इधर देखेंगे बस सारे के सारे। इस फिनॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, हर एंगल से ये करेक्ट है। ऐसा नहीं कि इधर से घुमाया तो वो गलत हो गया, ऐसा मत सोचना भाई। ठीक है, अब देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं लेती हूँ भाई वाटर को, ठीक है, यहाँ पे भी हम वैसा ही करेंगे। यहाँ पे भी हम पानी को लेती हूँ, जहाँ पे आपको लगाना है आप वहाँ पे लगाओ, सब चलता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि मैंने इधर से लगाया तो आपको भी इधर से ही लगाना है। अब इधर देखो भाई, यहाँ पे क्या होगा, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही होगा भाई, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही तो होगा ना। अब जरा सुनो, दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर? देखो भाई देखो, आप लोग ही मुझे बता दो। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा वो बहुत सारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते थे, वो नींबू चम्मच खेलते थे, और क्या बोलते, वो लाइक गेम होता था ना, वो दोनों साइड से एक यहाँ से खींचता था और एक वहाँ से खींचता था, उसका भी कुछ तो टग ऑफ वार, यस। और बहुत सारे गेम आप लोग खेलते थे, रेसिंग का गेम होता था, मुझे भी मेरे स्कूल डेज की बड़ी याद आ रही है। तो आप लोगों ने ये देखा था कि एक स्कूल, दूसरी स्कूल, तीसरी स्कूल, ऐसे बहुत सारे स्कूल पार्टिसिपेट करती थी। तो इस स्कूल कंपटीशन को आप क्या बोलते थे, इंटर स्कूल कंपटीशन, क्योंकि ये बहुत सारे स्कूल्स के बीच में होता था कंपटीशन। तो आप इसको क्या बोलते थे भाई, इंटर स्कूल कंपटीशन। अब ये समझो एक स्कूल है, ये समझो दूसरी स्कूल है, ये समझो तीसरी स्कूल है। अगर 2-3 स्कूल एक साथ पार्टिसिपेट करती है कंपटीशन के अंदर में, वो नींबू चम्मच, टग ऑफ वार, बास्केटबॉल और रनिंग वगैरह, तो उसको आप बोलते हो इंटर स्कूल कंपटीशन। और अगर 2 या 3 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो आप ऐसी बॉन्डिंग को क्या बोलेंगे,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है ये इंटरमोलिकुलर है या इंट्रामोलिकुलर है। याद रखना भाई, अगर 2-3 स्कूल पार्टिसिपेट करेंगे तो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, अगर 2-3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए ना? तो यहाँ पे भी तो भाई 2-3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये भी आपकी क्या रहेगी, ये भी आपकी रहेगी भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझे या नहीं समझे भाई? लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अगर आपको यहाँ पे पोलैरिटी देनी है तो दे देने का, जैसे कि हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, दे देने का ना पोलैरिटी। ठीक है, बड़ा आसान है पोलैरिटी देना, इट्स नॉट एट ऑल ए डिफिकल्ट टास्क फॉर यू गाइस। ठीक है, अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए तो भाई अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। चलिए मूव करते हैं एक बढ़िया से क्वेश्चन की तरफ, वो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपको एंट्रेंस में पूछा जाता है। मुझे पता है मैक्सिमम लोग जो होंगे, जिन लोगों का 12th का एग्जाम नहीं हो रहा है, वो भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक MST CET वगैरह के लिए देख रहे हैं, मैंने उनके कमेंट्स पढ़े हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो अभी मैं लेने वाली हूँ, जरा ध्यान देना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन। देख रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 11.4 जो कि दे रखा है आपको पेज नंबर 242 के ऊपर। चलिए देखते हैं, ध्यान देना, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 11.4। ठीक है भाई, यहाँ पे आपको बोल रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल इज। चलिए देखते हैं, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले आपको बोल रखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है भाई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल दिया है, जरा ध्यान देना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और नेक्स्ट आपको दिया है भाई पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलिए इधर देखो भाई, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो यहाँ पे आपको दिया है, सॉल्युबिलिटी का वैल्यू इस केस में आपको दे रखा है 0.2 ग्राम पर मोल, समझ लो। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी पर मोल में होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी सॉल्युबिलिटी की, तो इसके सॉल्युबिलिटी का आपका जो वैल्यू है क्वेश्चन में जो गिवन है, उसका वैल्यू है भाई 1.7 ग्राम पर 100%। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई ये कैसी चीज़ है भाई, ये भी तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये भी तो पैरा नाइट्रोफिनॉल है तो नाइट्रोफिनॉल ही ना। इसका नाम है भाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है भाई आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है भाई आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब दिमाग में आधे लोग तो सोचेंगे भाई ये ऑर्थो और पैरा क्या है। सुनो भाई सुनो, फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था, अगर नेक्स्ट पोजीशन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, उसको आप लोग ऑर्थो बोलते हो, और अगर अपोजिट वाले पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए ना, उसको आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो, पैरा बोलते हो। प्यारा मत बोलना, पैरा। दिमाग में क्वेश्चन आता है भाई ये भी है नाइट्रोफिनॉल, ये भी है नाइट्रोफिनॉल, फिर सॉल्युबिलिटी के वैल्यू का डिफरेंस कहाँ से आया। बड़े क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे थे। अब सुनो भाई, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज मैं दो बच्चों की बात कर रही हूँ। ठीक है भाई, ये बच्चा है आपका ये वाला, एक घर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, एक और मैंने यहाँ पे घर ड्रॉ किया भाई, दो घर मैंने ड्रॉ किए। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा बच्चा रहता है। ध्यान देना भाई, हाँ, अगर आपको ये समझ गया तो ये कंसेप्ट समझने को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ये नहीं समझा तो फिर मुश्किल है भाई। कंसेप्ट को समझने का कोई मतलब नहीं, पहले इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि एंट्रेंस में भी आपको ये चीज़ याद रहेंगी। ये दो बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, ये है आपका बच्चा नंबर A और ये है आपका बच्चा नंबर B। ठीक है, और यहाँ पे लेटेस्ट से मैं एक और कोई तो भी इनका फ्रेंड है। ठीक है, एक और कोई तो भी इनका फ्रेंड है जो कि ये बच्चा नंबर C। अब ज़रा इधर देखो भाई, ये वाला जो बच्चा है इसके अपनी मम्मी और पापा के साथ में बहुत अच्छे से पढ़ती है,
ये जो बच्चा है ना भाई, ये अपनी फैमिली के साथ में बड़ा अटैच्ड है, अपनी मम्मी से और अपने पापा से इसकी बहुत अच्छे से जमती है। ठीक है, मम्मी पापा की सारी बातें मानता है, जी पापा जी मम्मी, बड़ी सारी बातें मानता है और उनके साथ में बड़ा उनका लाडला है वो। लेकिन इस केस में बड़ा ही अलग केस है। यहाँ पे ये जो बच्चा है ना, ये ना तो अपनी मम्मी की सुनता, ना तो अपने पापा की सुनता है। अब आपने क्या देखा, ये जो बच्चा नंबर ए है, ये अपनी मम्मी की भी बात मानता है भाई, और ये अपने पापा की भी बात मानता है। मतलब मम्मी और पापा से काफी ज्यादा अटैच है ये छोटा बच्चा। बच्चा नंबर ए जो है, ये अपने मम्मी और अपने पापा से काफी ज्यादा अटैच है। आप ही मुझे बता दो भाई, अगर ये अपने मम्मी पापा से काफी ज्यादा क्लोज है, अगर ये अपनी मम्मी पापा से बहुत ज्यादा प्यार करता है, अगर ये अपनी मम्मी पापा का बहुत ज्यादा लाडला है, तो क्या ये किसी बाहर वाले के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? नहीं, ये बोलेगा भाई मैं तेरे साथ बॉन्ड क्यों बनाऊं, मेरे घर में तो मेरी मम्मी और पापा है ना, वही तो मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड है। वो छोटा बच्चा जो है वो इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस केस में बड़ा ही अलग केस था भाई। ये जो बच्चा है ना, ये ना तो अपनी मम्मी की सुनता है, ना तो अपने पापा की सुनता है, ना तो इसके मम्मी पापा इसका लाड करते हैं, बिल्कुल इसको प्यार नहीं करते। ये बच्चा बेचारा अकेला है। ये सोचेगा हे भगवान, मुझे ना तो मेरी मम्मी प्यार करती है, ना तो मेरे पापा प्यार करते हैं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये जो बच्चा है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बिल्कुल वही किस्सा है। अगर अपनी घर में आपकी बहुत अच्छे से पटती है, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है अपनी मम्मी और पापा के साथ, तो आप किसी बाहर वाले के साथ बॉन्डिंग जो है बहुत रेयरली करेंगे, क्योंकि आप घर में ही काफ़ी स्टेबल हो। लेकिन अगर आपकी मम्मी और पापा से आपकी नहीं पटती है, अगर आपकी मम्मी और पापा आपका लाड प्यार नहीं करते, छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, तो ये जो बच्चा ये बाहर वाले के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वही किस्सा है भाई। इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन, ये है बड़े पास पास है भाई, ये बड़े क्लोज है, इनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब अगर बाहर से मैंने पानी को लाया भी, तो क्या ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके घर में अपने मम्मी और पापा के साथ में बहुत अच्छे से पट रही है, इनकी बहुत अच्छी फैमिली है, मम्मी और पापा बड़े एक दूसरे के, मतलब मम्मी पापा जो है वो बच्चों का बड़ा लाड़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके घर में ही बहुत अच्छी पट रही है। बाहर वाले के साथ में बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करेगा, वो बोलेगा हट भाई जा, मुझे तेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाना। तो ये आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंटरमोलिकुलर उसको शो नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वो शो कर रहा है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में बॉन्ड, वो शो कर रहा है। लेकिन जो इंटरमोलिकुलर है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो है भाई, दो मॉलिक्यूल के बीच में वाली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, ये तो वो शो नहीं कर रहा है। खुद के अंदर में कर डाला, मतलब इंट्रामोलिकुलर है, दूसरे के साथ नहीं कर रहा है, इंटरमोलिकुलर नहीं है। अब जरा इधर देखो भाई, इधर देखो जरा, क्या ये पानी के अंदर में सॉल्युबल होगा? बहुत कम। क्या ये पानी के अंदर में सॉल्युबल होगा? बहुत कम। क्यों? क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बना रहा है। वो अपने आप अपने घर में ही बड़ा मस्त है, उसके मम्मी पापा जो है वो उसका बहुत लाड़ प्यार करते हैं, दूसरों के साथ क्यों बॉन्ड बनाएगा वो बाहर वाले के साथ में? अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं बनाएगा तो सॉल्युबिलिटी तो कम रहेगी भाई, है भाई उसकी सॉल्युबिलिटी कम। इधर देखो जरा, यहाँ पे आपने क्या देखा, ये जो बच्चा है इसकी ना तो इसकी मम्मी प्यार करती है इसको, ना तो इसके पापा प्यार करते हैं। ये बच्चा बड़ा अकेला है, बिल्कुल इसका कोई प्यार नहीं करता है, ये अपने मम्मी पापा की बिल्कुल नहीं सुनता। अब ये क्या करेगा भाई, ये किसी बाहर वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये भी किसी बाहर वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। बिल्कुल वैसा ही तो होगा भाई, बिल्कुल वैसा ही तो होगा भाई, वैसा ही तो होगा। ये भी बनाया इसने हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बनाया इसने हाइड्रोजन बॉन्ड। आपने क्या देखा, ये है आपकी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है आपकी भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो भाई, इसने पानी के साथ में बॉन्ड को फॉर्म किया, इसने पानी के साथ में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म किया, तो ये पानी के अंदर में ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ भाई, इसीलिए तो इसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है? ज़्यादा है, इसकी कम है। तो सीधी सीधी बात,
अगर पानी के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है तो सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, ज़्यादा। अगर पानी के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होती है तो आपकी सॉल्युबिलिटी का वैल्यू कैसा रहेगा, कम। अब क्या होगा, अगर घर में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, घर में ही बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया, तो बाहर वाले के साथ वो क्यों बनाएगा भाई बॉन्ड। घर में ही अगर एक दूसरे की नहीं पड़ती है, घर में ही अगर अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो ये भी बाहर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये भी बाहर वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बच्चा नंबर 1 है, ये बच्चा नंबर 2 है, समझ गए ना। लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी डिस्कस कर ली, समझ गए ना। सारे के सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस की। अब हम लोग मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ, जो कि है आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल। चलिए देखते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल को। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। मतलब लैब में जो टेस्ट करने वाले हैं अल्कोहल्स और फिनॉल को प्रेडिक्ट करने के लिए, वो क्या रहेगा, लेबोरेटरी टेस्ट। इसमें भाई आपकी टोटल 4 टाइप की रिएक्शंस आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। एक बार अगर वो हमको पता चल जाए ना, तो रिएक्शंस डिस्कस करना इट्स अ वेरी इजी थिंग। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है भाई, वो है आपकी लिटमस टेस्ट। सबसे पहली चीज़ जो आप देखने वाले हो वो है भाई लिटमस टेस्ट अल्कोहल और फिनॉल की। सेकेंड टेस्ट आप देखने वाले हो रिएक्शन of alcohol and phenol with base NaOH and NaHCO3 and Na, ठीक है। ये चीज आप भी डिस्कस करने वाले हो। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल। और जो लास्ट थिंग आप लोग डिस्कस करने वाले हो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर में, वो है भाई डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल। तो ऐसे टोटल 4 टाइप की चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, 4 टाइप की चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। लिटमस टेस्ट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ बेसिस NaOH, NaHCO3 और Na मतलब अल्कली, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनॉल और डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ अल्कोहल। ये है भाई आपकी लेबोरेटरी टेस्ट। पढ़ने वाले हैं इसको, ले लो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। अगर चार्ट हमारे पास हो तो पढ़ना इट्स वेरी इजी। चलिए ले लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाली लेबोरेटरी टेस्ट को, जिसका नाम है लिटमस टेस्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना फटाक से देखते हैं लिटमस टेस्ट को। देख रहे हैं भाई हम लोग फर्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट को, जिसका नाम है लिटमस टेस्ट। अरे भाई देखो, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, ये 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है आपका रेड लिटमस पेपर, एक होता है भाई आपका रेड लिटमस पेपर। कौन सा लिटमस पेपर है भाई, ये है आपका रेड लिटमस पेपर। समझ गए ना, मैं वही कलर से ड्रॉ कर रही हूँ। और ये है आपका ब्लू लिटमस पेपर। भाई 2 टाइप के लिटमस पेपर होते थे, किया होगा ना 10th स्टैंडर्ड में सभी ने एक्सपेरिमेंट। ये है भाई, और 12th में भी आपको वो टेस्ट करने के लिए देते, थ्योरेटिकल वाली जो टेस्ट होती है। ये है आपका रेड लिटमस पेपर। और जो भाई नीचे वाला है ना, नीचे वाला, वो है आपका ब्लू लिटमस पेपर। अगर रेड लिटमस का कन्वर्शन हो जाए ब्लू में, अगर रेड लिटमस पेपर का कन्वर्शन हो जाए भाई ब्लू में, तो आप बोलते हो कि वो जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड का नेचर होता है वो बेसिक होता है, बेसिक नेचर, ठीक है। और अगर कंपाउंड जो है, जब आप उसको डालते हो, अगर ब्लू लिटमस का कन्वर्शन हो जाए रेड में, अगर ब्लू लिटमस का कन्वर्शन हो जाए भाई रेड में, तो आप बोलते हो कि जो भी आपका कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है। समझ गए ना। अगर रेड लिटमस का कन्वर्शन हो जाए ब्लू में, ब्लू ब्लू ब्लू, तो वो रहेगा बेसिक नेचर। अगर ब्लू का रेड में हो जाए तो कैसा रहेगा, एसिडिक नेचर। अब इधर आ जाओ भाई, इधर देखना। आपने यहाँ ये देखा, जब आपने अल्कोहल को लिया और उसके अंदर में लिटमस पेपर डाला, लिटमस पेपर, तो कोई भी कलर का चेंज ही नहीं हुआ, नो चेंज इन कलर।
कैसा था भाई? नो चेंज इन कलर, कुछ भी कलर में चेंजेस ऑब्जर्व ही नहीं हुए भाई। मतलब ही आपने क्या डिटेक्ट किया? ना तो उसने रेड को ब्लू में किया, ना तो उसने ब्लू को रेड में किया। अगर वो एसिडिक भी नहीं है, अगर वो बेसिक भी नहीं है, तो फिर वो क्या है भाई? 3 तो टाइप की चीज़ें पढ़ी थी पीएच स्केल में, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक तो नहीं है, बेसिक तो नहीं है, तो बच्चा क्या? न्यूट्रल ही तो बचा ना। तो अल्कोहल का नेचर कैसा रहेगा भाई? न्यूट्रल रहेगा। अल्कोहल का नेचर कैसा रहेगा भाई? न्यूट्रल नेचर रहेगा। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल की अगर मैं कहूँ फिनॉल के बारे में, तो फिनॉल के अंदर में जब आप ब्लू लिटमस पेपर को डालते हो ना, फिनॉल के अंदर में जब आप ब्लू लिटमस पेपर को डालते हो, आपका ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है भाई। अब ज़रा आप लोग ही मुझे बताओ, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो कंपाउंड का नेचर एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा या न्यूट्रल रहेगा? ब्लू का कन्वर्शन रेड में हो रहा है, ब्लू का कन्वर्शन रेड में हो रहा है, ब्लू का कन्वर्शन रेड में हो रहा है। क्या नेचर रहेगा भाई फिनॉल का? एसिडिक नेचर। मतलब ही आपने यहाँ पे क्या जाना कि जो भी आपका फिनॉल है ना, उसका नेचर कैसा रहेगा भाई? एसिडिक नेचर। मतलब ही अल्कोहल का कोई नेचर नहीं है भाई, ना तो वो एसिडिक है ना तो वो बेसिक है। फिनॉल का नेचर है कैसा? एसिडिक है भाई फिनॉल। समझ गए ना? लो भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। आपने लोगों को देखा है अल्कोहल, लेकिन कभी आपने ये देखा है फिनॉल को? नहीं, क्योंकि अल्कोहल न्यूट्रल नेचर का है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है बट उतना नहीं पड़ता क्योंकि वो उसका न्यूट्रल नेचर है। बट फिनॉल को कभी देखा है क्या? क्योंकि फिनॉल एसिडिक नेचर का, अगर वो बॉडी में एंटर हो गया ना तो एसिड है भाई, वो पूरा जला देगा हमारे ये इंटेस्टाइन्स वगैरह जो भी है। लो स्क्रीनशॉट। चलिए भाई डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है आपका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ व्हाट? विथ बेसिस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट को। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विथ बेसिस। अब ज़रा इधर ध्यान दो भाई, सारे के सारे इधर देखेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, फिनॉल था भाई, फिनॉल। फिनॉल के पास में 2 बेस आप लेके आए, एक था भाई NaHCO3 और एक था भाई आपका लेटेस्ट से NaOH। 2 बेसिस लेके आए। फिनॉल तो बेचारा वीक एसिड है, वीक एसिड है। ये बेस भी कैसा है भाई? ये बेस भी है वीक बेस, और ये है भाई आपका स्ट्रॉन्ग बेस। अब आप लोग ही ज़रा मुझे बता दो भाई, आप लोग ही ज़रा मुझे बता दो, फिनॉल तो बेचारा वीक है, बेचारा बड़ा कमज़ोर है। अगर ये कमज़ोर है तो क्या ये फ्रेंडशिप कमज़ोर वाले के साथ करना चाहेगा या स्ट्रॉन्ग वाले के साथ? हर कोई सोचता है भाई अगर मैं थोड़ा सा वीक हूँ तो मैं फ्रेंडशिप उसके साथ करूँगा जो स्ट्रॉन्ग है, ताकि हमारी एक परफेक्ट पेयर बन जाए। समझ गया ना? अगर वीक ने फ्रेंडशिप वीक के साथ में की तो क्या उनकी अच्छी फ्रेंडशिप बन पाएगी? नहीं भाई, ये भी बेचारा बड़ा कमज़ोर है, ये भी कमज़ोर है। कमज़ोर की कमज़ोर के साथ में कैसी फ्रेंडशिप भाई, कैसी बॉन्डिंग भाई? फिनॉल सोचा भाई मैं तो वीक हूँ, फिनॉल ने सोचा भाई मैं कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं तो बॉन्ड उसके साथ में बनाऊंगा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग। समझ गए ना? फिनॉल ने कहा मैं तो बेचारा कमज़ोर हूँ, वीक एसिड हूँ तो मैं तो बॉन्ड उसके साथ में बनाऊंगा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग। अब फिनॉल ने, आपने यहाँ पे ये देखा, ये भी है वीक, ये भी है वीक, तो ये इसके साथ रिएक्शन शो ही नहीं करेगा। वीक की वीक के साथ कैसी बॉन्डिंग भाई, वीक की वीक के साथ कैसी फ्रेंडशिप भाई? लेकिन ये है वीक, ये है स्ट्रॉन्ग। हाँ भाई हाँ, यहाँ पे रिएक्शन होंगी, हाँ भाई हाँ, यहाँ पे बॉन्डिंग भी होने वाली है। समझ गए ना? चलिए देखते हैं। तो भाई आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे फिनॉल को लिया, फिनॉल के अंदर में NaHCO3 को डालने के बाद तो कोई रिएक्शन होंगी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे है, वीक है। वीक हमेशा सोचता है कि नहीं भाई नहीं, मैं तो फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग वाले के साथ करूँगा। चलिए भाई इसमें डालेंगे NaOH। बुक में यहाँ पे AR दिया है, AR का मतलब एरोमेटिक रिंग है, लेकिन आप ऐसा लिखो, बुक वाला जैसा मत लिखो। यहाँ पे क्या होगा भाई, कुछ लोग सोचेंगे ये तो मुझे आता ही नहीं। और रे भाई सुनो, सबसे पहले रिएक्शन को करते वक्त छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। यहाँ है H, यहाँ है OH,
सबसे पहले आप पानी को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले आप पानी को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। बच्चा क्या, यहाँ बचा भाई ये वाली चीज़, यहाँ बचा भाई ये वाली चीज़, इन दोनों को चिपका देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। चलिए आ जाओ भाई। यहाँ पे आपका क्या बचा था, यहाँ पे बचा है फिनिल रिंग, यहाँ पे बचा है ऑक्सीजन, यहाँ पे बचा है Na। नेगेटिव पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो सोडियम फिनॉक्साइड। समझे ना, समझे या नहीं समझे? तो NaHCO3 के साथ उसने फ्रेंडशिप नहीं की क्योंकि दोनों के दोनों वीक थे। वो कमज़ोर है लेकिन उसने बॉन्डिंग किसके साथ की, स्ट्रॉन्ग वाले के साथ। परफेक्ट पेयर बन गया, परफेक्ट बॉन्ड बन गया भाई। समझ गए ना, बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये H है, ये OH है। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर। कर दिया भाई, जो बच गया उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे। अब देखो क्या होगा, ये जो भाई आपका सोडियम फिनॉक्साइड है ना, ये जो आपका सोडियम फिनॉक्साइड है ना, इसके अंदर में जब आप डाइल्यूट HCl को डालते हो, यहाँ पे भी वही किस्सा होगा। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर, सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर। बच्चा क्या, ये बचा भाई, ये बचा, जोड़ देंगे, इनको चिपका देंगे, प्रोडक्ट को बना लेंगे। देखो भाई, यहाँ बची आपकी ये वाली रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, फिर से फिनॉल बन गया। तो इस तरीके से आप ये वाले रिएक्शन को कर सकते हो। चलिए इस तरफ आ जाओ। अगर मैं कहूँ अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल में आपने ये देखा भाई, अल्कोहल तो बेचारा उससे भी गया बीता है। फिनॉल तो भी कम से कम वीक एसिड था, अल्कोहल तो उससे भी गया गुजरा है। वो तो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो वीक एसिड और वीक बेस की तो बात ही नहीं आती भाई, वो तो न्यूट्रल नेचर का है, फिनॉल से भी गया गुजरा है। अब इसके पास लाए भाई NaHCO3 को, उसके साथ तो बॉन्डिंग नहीं करेगा। इसके पास लाए भाई NaOH को, उसके साथ भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो न्यूट्रल है भाई। लेकिन जब इसके पास लाए एक्टिव मेटल को, एक्टिव मेटल सोडियम को अगर इसके पास लाया जाए, हाँ, तब ये रिएक्शन करता है भाई, तब ये रिएक्शन करता है। ये तो सिर्फ वीक था, ये तो स्ट्रॉन्ग था, ये तो स्ट्रॉन्ग गेस्ट है। अल्कोहल उससे भी ज़्यादा खतरनाक वाला शातिर निकला। फिनॉल तो बेचारा कम था, उसने तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग को चूज़ किया। लेकिन जो अल्कोहल था वो तो खतरनाक वाला ये था भाई, उसने तो स्ट्रॉन्ग गेस्ट को चूज़ किया, स्ट्रॉन्ग गेस्ट। समझ गए ना? अब देखो क्या होगा। अल्फिनॉल ने सोचा मैं वीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग के साथ बॉन्डिंग बनाऊंगा। अल्कोहल ने सोचा भाई मैं तो वीक भी नहीं हूँ, मैं तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल। अल्कोहल ने ट्रिक लगाई, उसने सोचा नहीं भाई नहीं, मैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ बॉन्ड बनाऊंगा। अब देखो इधर क्या होगा। ये है भाई आपका अल्कोहल, ये है भाई आपका अल्कोहल। इसके अंदर में डालेंगे सोडियम मेटल को, ठीक है भाई। यहाँ पे आप ले लो, अगर आपको ट्वाइस लेना है तो। देखो भाई क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपकी H2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। कभी भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल के साथ में जब भी रिएक्शन होती है ना, तो जनरली आपकी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती है। अब बचेगा क्या, यहाँ पे बचा आपका R, यहाँ पे बचा आपका O, यहाँ पे बचा आपका Na, नेगेटिव पॉजिटिव 2, ठीक है भाई। ये आपका रहेगा सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है भाई। ये थी आपकी रिएक्शन। फिनॉल ने तो स्ट्रॉन्ग को चूज़ किया, NaOH को। अल्कोहल तो उससे भी ज़्यादा ये निकला, उसने सोचा मैं न्यूट्रल हूँ ना, मैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज़ करूँगा, एक्वस अल्कली को। समझ गए ना, एक्टिव मेटल को। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट तो बनता ही है भाई। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।